संविधान कर रहे हैं अपने, याद करके आए हो क्या? आज नोट भी करना है और आगे टॉपिक भी करना है। कल कहाँ से शुरू किया था अपन ने? 1900 बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को इसने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। कौन कौन से थे 2 भाग? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्व कर दिया और पश्चिम कर दिया। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 भागों में विभाजित किया। पूर्वी बंगाल में किसका ज्यादा बाहुल्य था? मुसलमानों का बाहुल्य पूछे तो पूर्वी बंगाल में था, और हिंदुओं का पश्चिम बंगाल में था। अब अंग्रेजों की ये जो नीति थी, ये नीति आगे फूट डालो और राज करो की नीति। और जो मुसलमान थे वो किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे। किनके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे। और अंग्रेजों के पक्ष में होने के बाद विपक्ष किसका था? कांग्रेस का था। किसका था? कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। बंगाल का विभाजन हो गया, मुसलमान क्या हुए? अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। और मुसलमानों ने कौन सी लीग बनाई? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग बनाई थी उस समय वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग जब बनी थी उस समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। यानी वायसराय पूछे मुस्लिम लीग बनी थी उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो। और मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां। कौन था? सलीमुल्लाह खां। ये लॉर्ड मिंटो था वायसराय। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था सलीमुल्लाह। अब मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। मुस्लिम लीग ने अपने यानी मुस्लिम लीग ने खुद के लिए किसकी मांग की थी? अलग निर्वाचन मंडल की। अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। उसके लिए लॉर्ड मिंटो से कहा मिला था? शिमला में। कौन मिला था? आगा खां तृतीय। कौन मिला था? आगा खां तृतीय। किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से मिला। कहा मिला? शिमला में मिला। किसकी मांग की? अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। और लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? 1909 में हिंदुओं और मुसलमानों को क्या कर दिया? पृथक कर दिया। मुसलमान अगर चुनाव लड़ेगा वोट कौन देगा? मुसलमान देगा। हिंदू चुनाव लड़ेगा वोट कौन देगा? हिंदू देगा। नेक्स्ट अपने 1909 के अधिनियम की बात करें। 1909 के अधिनियम का नाम क्या था? 1909 का नाम था पहले तो भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम आया। उसके बाद में यहाँ पे वायसराय कौन आया? लॉर्ड मिंटो। वायसराय पूछे लॉर्ड मिंटो। सचिव कौन था इसका? मार्ले था। कौन था? मार्ले। 1909 भारत परिषद अधिनियम। 1909 के अंदर भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो और सचिव कौन था? मार्ले था। इस कारण इस अधिनियम का क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में आया। मार्ले कौन था? सचिव था। और मिंटो कौन था? वायसराय था। नेक्स्ट अपने बात करें इसी अधिनियम के अंतर्गत, यानी 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्या थी? निर्वाचन प्रणाली, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब आई? 1909 में आई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको वोट देना है। अप्रत्यक्ष था, बिना चुनाव के। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में एक तो मुसलमान आ गए, मुसलमानों का अलग कर दिया और हिंदुओं का अलग कर दिया। नेक्स्ट इस अधिनियम के तहत कौन सी बात की थी अपन ने? क्या की थी? महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी 1909 के अधिनियम में निर्वाचन प्रणाली आ गई, चुनाव शुरू हो गए। मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को हिंदू वोट देगा, मुसलमानों को मुसलमान देगा, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट कौन सी बात थी इस अधिनियम में? पीछे क्या था? कौन बताएगा?
वो बेटा पहले था 1900, कब था, 5 की बात थी है वो। 1905 के अंदर अलग पूर्व और पश्चिम किया था, उसमें किया था। 1909 के अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ। कौन बताएगा? आज वो आई नहीं क्या? लड़की कहाँ गई? वो आपके साथ बैठती है, कहाँ है? पेपर है किसका? किस चीज का? अच्छा, कोर्स कर रही है। एक वो भी पेपर चल रहे हैं, एनटीपीसी के चल रहे हैं, पता है ना? किसी का है क्या पेपर? किसी का नहीं है, अगले मंथ है। इसमें नेक्स्ट बात कौन सी बताई थी आपको? बता। 1909 के अधिनियम में पीछे मांगी। 1909 के अधिनियम का नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत मार्ले सचिव था और मिंटो ये क्या था? वाइसराय था। पढ़ना, दिमाग लगाना है अपने को। अब नेक्स्ट इसने क्या किया? अलग निर्वाचन मंडल कर दिया। अलग निर्वाचन मंडल मतलब मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया। उसके बाद में इसमें आई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुनाव करवा दिए। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? कौन बताएगा? पीछे मांगी, नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ बेटा, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आ गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समझते हो क्या क्या होती है? एक आई थी कौन सी? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन बताएगा और प्रत्यक्ष कौन बताएगा? पीछे बिना चुनाव के, ठीक है। प्रत्यक्ष में चुनाव के। जैसे अप्रत्यक्ष में बिना चुनाव के कैसे करेगा बेटा? वो बताना है मेरे को। तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप सब कैमरे में आ रहे हो, इसीलिए प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, ताकि लगे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो याद कर रहे हैं। पुराने वालों को तो पता है, साथ साथ जिसने लिखा है नोट किया है। पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? आज सारा लिखवा दूंगा। 1892 से लेकर 1914 की घटना आपने कौन सी की थी कल? कामा गाटा मारू जहाज वाली घटना। उसके बाद में आज होम रूल लीग पे जाएंगे अपने, इसलिए पीछे वाला रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो 1909 के अधिनियम के तहत आपको ध्यान में रखना है, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई, मार्ले मिंटो आया। 3 बातें और बताई थी बेटा मैंने। इस अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो ने सचिव को, सचिव था कौन था? मार्ले। मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा। उसमें क्या कहा? हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। किस अधिनियम के तहत कहा गया है? 1909 के अधिनियम के तहत। यानी आपको रिवाइज करना है इस चीज को। अपने 1909 का अधिनियम कर रहे हैं। 3 की विद्यार्थियां दी थी, 3 बातें बताई थी इसके बारे में। एक तो हम नाग के दांत बोल रहे हैं जिसका परिणाम क्या होगा? भीषण होगा। दूसरा था मजूमदार। मजूमदार ने क्या कहा था? चंद्रमा की चांदनी के समान। चंद्रमा की चांदनी के समान क्यों कहा इसने? चंद्रमा की चांदनी क्या होती है? फीकी होती है, कम होती है, समझ रहे हो ना? इसलिए चंद्रमा की चांदनी के समान कौन से एक्ट को कहा है मजूमदार ने? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को कहा है। तीसरी जो बात थी वो थी के.एम. मुंशी की। उसने क्या कहा था? उभरते हुए प्रजातंत्र को इन्होंने क्या किया? मार डाला या खत्म कर दिया। जो प्रजातंत्र उभर रहा है मतलब अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में आगे चुनाव होने लग गया। अंग्रेजों की नीति एक ही थी, ध्यान में रखना, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। वैसे अंग्रेज आने का फायदा हो गया, भारत में शिक्षा आ गई, रेल आ गई। मेन फायदा शिक्षा का था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती। उन्होंने यानी शासन शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। उसके बाद में ब्रिटिश ताज का अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ आके उन्होंने, मैंने आपको बताया था, बंगाल विभाजन के बाद में फूट डालो और राज करो शुरू कर दिया था। तो 1909 का जो अधिनियम है उसके तहत 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो हम नाक के दांत बो रहे हैं, प्रश्न आए हुए हैं बेटा, रीट में भी आपसे पूछ सकते हैं। हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। चंद्रमा की चांदनी के समान किसने कहा है? मजूमदार ने कहा है। प्रश्न आएगा भी 1909 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी के समान किसने कहा है? मजूमदार ने कहा है। और तीसरा है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? उभरते हुए प्रजातंत्र को इन्होंने क्या किया? मार डाला या खत्म कर दिया। नेक्स्ट अपने 1909 से आगे आए थे। 1911 का कौन सा दरबार लगाया था? दिल्ली दरबार। ये कल आपको मैंने कराया था 1911 का दिल्ली
दरबार। दो व्यक्ति आए थे इसमें, एक महिला एक पुरुष। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। वेरी गुड, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी, ये नाम याद रखने। जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी आए। इस दरबार की जो दो प्रमुख बातें थी, एक तो क्या रखी इन्होंने, बंगाल विभाजन को क्या करना है, रद्द करना है, यानी बंगाल विभाजन। एक तो मुख्य बात थी 1911 के दिल्ली दरबार की, बंगाल विभाजन को रद्द करना है। आपको मैंने बता दिया बंगाल का विभाजन कब हुआ था। मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था। अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। 1905 में कर दिया। दिल्ली दरबार लगा, उसमें इस विभाजन को क्या कहा, रद्द करने की मांग की गई और 1911 में इसको रद्द कर दिया। दूसरा था राजधानी का स्थानांतरण। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब आई? 1912 में आई, ध्यान रखना। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब आई? 1912 में। घोषणा कब की? 1911 में। किस दरबार में? दिल्ली दरबार में। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। दिल्ली राजधानी पहले, दिल्ली से पहले कौन सी थी? कोलकाता से राजधानी कौन सी बनी? घोषणा कब हुई? बनी कब? 1912 में। 1912 के अंदर दिल्ली राजधानी बना दी गई और दिल्ली राजधानी बना दी गई तो वहां के लोगों को खुशी हुई। कोलकाता से राजधानी कौन सी आ गई? उस समय जब दिल्ली दरबार लगा था, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को अपने साथ लिया और एक जुलूस निकाला और दिल्ली की ओर मार्च किया। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली की तरफ मार्च किया था। उस समय कुछ क्रांतिकारियों ने, जैसे जोरावर सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत और इनके साथ अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पे क्या गिराया? बम गिराया। लॉर्ड हार्डिंग क्या हुआ, मर गया? क्या घायल हो गया। लेकिन क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था? इसको मारना था। दिल्ली दरबार में जा रहा था, जुलूस लेके जा रहा था, बम गिरा दिया। लॉर्ड हार्डिंग क्या हो गया? घायल हो गया। प्रश्न सीधा सीधा बनेगा, लॉर्ड हार्डिंग बम हत्याकांड कब हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? घोषणा किस में हुई? किस दरबार में हुई? लॉर्ड हार्डिंग बम हत्याकांड कब हुआ? 1912 में। नेक्स्ट अपने कौन सी बात की थी? 1914। कौन सी घटना हुई? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या है बेटा? किसका नाम है ये? जहाज का। इस जहाज को किराए पर कौन लेकर आया? गुरदत्त सिंह। गुरदत्त सिंह का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। गुरदत्त सिंह ने किस जहाज को किराए पे लिया? कामागाटा मारू को लेकर कहां गया? कनाडा। कनाडा सरकार का एक रूल था, जो भी व्यक्ति भारत से सीधा कहां आएगा? कनाडा आएगा, उसको प्रवेश मिलेगा। जो भारत से सीधा कनाडा नहीं आएगा उसको प्रवेश। इस नियम का उल्लंघन उन्होंने कर दिया। कितने व्यक्तियों को बुला लिया? 33 व्यक्तियों को। यानी कनाडा सरकार ने ये बात ध्यान में रखनी है, 33 व्यक्तियों को बिना, यानी जो नियम बनाया था उसका उल्लंघन कर दिया। इस नियम का उल्लंघन करते ही गुरदत्त सिंह ने कौन सी जहाज किराए पे ली? कामागाटा मारू में कितने व्यक्तियों को बिठाया? 376 व्यक्तियों को बिठाया। यानी सारे पंजाबी थे लगभग 376। ये भी याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। कामागाटा मारू जहाज के अंदर कितने व्यक्ति गए थे? ये घटना हुई थी कामागाटा मारू घटना। कब हुई थी? 1914 में। इसने 376 व्यक्तियों को लिया और कहां पर स्नान किया? कनाडा सरकार ने इनको लिया क्या? नहीं लिया और वापस भेज दिया। इन्होंने संघर्ष भी किया था वहां की पुलिस के साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया? वापस भेज दिया। वापस कामागाटा मारू जहाज कहां आया था? भारत के अंदर कहां आया था? कोलकाता में आया और कोलकाता में अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग 18 से 20 व्यक्ति मारे गए, 200 व्यक्ति घायल हो गए। तो इस घटना को, यानी 100 साल कब पूरे हो रहे हैं? 2014 में 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने
100 रुपए का सिक्का जारी किया था। ध्यान में रखना है, कामा गाटा मारू घटना 1914 में हुई और 100 साल हो गए 2014 में। तो भारत सरकार ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 100 रुपए का। ध्यान रखना आपको, 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ है कामा गाटा मारू घटना पे। नेक्स्ट अपने आज करेंगे होम रूल। जगह छोड़ रहा हूं बेटा एक बार बीच में। होम रूल लीग आंदोलन बोलते हैं। आज लिखवाऊंगा बेटा, ये एक घटना करवा के फिर पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है। होम रूल का मतलब बताओ मेरे को बेटा। होम रूल का मतलब आप बताओ। है? घर के नियम, अपने नियम, खुद के नियम है पीछे। होम रूल अपने नियम, घर के नियम नहीं बेटा। ये घटना भी आपको समझनी है, ध्यान से समझनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस घटना के अंदर, लगभग 10 से 12। समझ रहे हो ना? आपके लिए भी है, जो ऑनलाइन देख रहा है उसके लिए भी है, सबके लिए। होम रूल लीग आंदोलन मैंने ब्रैकेट में इसलिए ये छोड़ा है, इसका मतलब है स्व शासन। स्व शासन। होम रूल का मतलब क्या है? स्व शासन। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1914 से कब तक चला? होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? होम रूल का मतलब है स्व शासन, यानी किसी देश के नागरिकों द्वारा वहां के शासन को चलाना स्व शासन कहलाता है। किसी के अधीन नहीं होना है। जैसे भारत किसके अधीन था? अंग्रेजों के। और भारतीयों ने किसकी मांग की? यानी भारतीयों ने कहा था अभी हम खुद अपना शासन चलाएंगे, आप यहाँ से चले जाओ। स्व शासन के मतलब है किसी के अधीन नहीं रहेगा। फिर समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भारतीयों ने कहा था अंग्रेजों को भी आप यहाँ से चले जाओ, हम हमारा शासन खुद चला लेंगे। इस घटना को अपने देखें, पहले सुनना है आपको। होम रूल लीग आंदोलन आ गया। दो नाम लिख रहा हूं बेटा। एक तो नाम है, आपने सुना होगा, बाल गंगाधर। आगे क्या लिखूं बेटा? तिलक। नाम सुना है क्या? बाल गंगाधर तिलक। एक नाम है बेटा एनी बेसेंट। सुना है? एनी बेसेंट कौन थी ये? कोई बताएगा? बाल गंगाधर तिलक तो पता है, भारतीय था। एनी बेसेंट कौन थी? ब्रिटिशियन, यानी ब्रिटेन की थी। और ये भारत में आई थी बेटा कब? 1893 में। कब आई थी? ब्रिटेन की थी, लेकिन समाज सुधारक थी। ध्यान रखना, भारतीयों को स्वशासन दिलाने का इसने बहुत प्रयास किया था। ये बात आज आपको बताना चाहता हूँ। बाल गंगाधर तिलक 8 वर्ष तक जेल में रहे। 1914 में बाहर आए। तो अंदर कब गए थे? 1906 में गए थे। कब गए थे? 1906 से 1914 तक, यानी लगभग 8 वर्ष की जेल काटकर बाहर आए। बाहर आने के बाद में इनकी मुलाकात किससे हुई? एनी बेसेंट से हुई। और एनी बेसेंट भारत कब आई थी? दोनों की मुलाकात हुई। और दोनों ने क्या सोचा? किसके बारे में सोचा? स्वशासन या होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में इन्होंने बात की कि हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इसका प्रचार प्रसार कराने के लिए इनको व्यक्तियों की या लोगों की आवश्यकता थी। उन लोगों को जोड़ने के लिए, यानी जो लोग इनके साथ आएंगे, साथ आने के बाद में आंदोलन बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगी तो अंग्रेज सरकार देखेगी। यानी इन्होंने एनी बेसेंट, ये जो होम रूल लीग आंदोलन है ना, ये इसकी देन है। किसकी देन है? लेकिन इसका फायदा किसने उठाया? कैसे उठाया वो भी बताता हूं। भी देन एनी बेसेंट किया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? एक गांव का नाम है बेलगांव, सुना होगा? बेलगांव ये है पूना में। और पूना कहाँ है ये बताओ मेरे को? महाराष्ट्र में है। बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना के अंदर अप्रैल 1916 में कौन सी लीग बना दी? होम रूल लीग बना दी। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ में आ रही है क्या? पीछे समझ में आ रहा है ना सबके? अपने होम रूल लीग आंदोलन की बात कर रहे हैं जो 1914 में हुआ था। लेकिन ये देन किसकी थी? ये कहाँ की थी?
भारत कब आई थी? एक समाज सुधारक थी, बहुत बड़ी, भारतीयों के हित में इसने बहुत कुछ किया। आगे अपने चर्चा करेंगे। तो होम रूल लीग यानी इन दोनों ने प्रचार प्रसार का सोचा, व्यक्तियों को इकट्ठा करने का सोचा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने अलग होकर यानी बाल गंगाधर तिलक ने अलग होकर बेलगांव पुन्ना में अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। अब इसने स्थापना कर दी, उसके बाद में स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। इसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में किसकी स्थापना कर दी? होम रूल। बोलना है बेटा, इसका मतलब आप बोलोगे याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। लिखित में ले लो, बोल दिया, जो सारा पढ़ा रहा हूं बोल दिया, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अपना ऐसा काम करना है जो रीजनिंग कर रहे हो ना, रीजनिंग में कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितनी रीजनिंग करोगे उससे ज्यादा जीके याद होगा। कॉपी पेन की आवश्यकता ही महसूस मत करो, आप दिमाग में बिठाओ सब चीज। रीजनिंग क्या है? जोड़ घटाओ गुणा भाग रीजनिंग है। जिसको जोड़ घटाओ गुणा भाग आ रहा है उसको रीजनिंग आ रही है। एक रिश्ते संबंधी को छोड़कर सब में जोड़ घटाओ गुणा भाग आएगा। इससे आगे बढ़ेगा तो स्क्वायर और क्यूब में आएगा। बिना पेन के रीजनिंग, कॉपी पेन के रीजनिंग करवाऊंगा आपको, ध्यान रखना, जो रीजनिंग करने के इच्छुक है। दूसरी बात, रीजनिंग जिसकी तकड़ी है यानी प्लस है ना रीजनिंग में, जो आगे है वो जीके में भी आगे होगा। वो जीके जो सुनेगा ना वो दिमाग में बिठाना है। 1900 ये जी सर, मैं फोन करूं सर? मैं आइड हूँ, बाहर आइड हूँ, 5-10 मिनट बाद में करूँ। 2014 की एक बात बताता हूँ रीट वालों की। रीट का बैच चल रहा था संग्रिया में, रॉयल कोचिंग सेंटर था वहाँ पे लगभग 100+ बच्चे बैठते थे। और एक व्यक्ति था जिसकी उम्र थी 39, यानी टीचर वाले 40 वर्ष है लास्ट उम्र, उसकी एज थी 39। खूब प्रयास किया, सब जगह गया, कोचिंग भी की, सब पढ़ा, लेकिन सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। अब उसने हार के क्या किया, जो रीट की क्लास चल रही थी ना संग्रिया में, वो आता वहाँ पे और आके पीछे पीछे बैठ जाता, सीधा ही आता बिना कॉपी पेन के पीछे पीछे बैठ जाता। और जो क्लास में होता ना वो सुनता, वो सुन के दिमाग में, यानी 39 साल का व्यक्ति अनुभव हो जाता है, उसको दिमाग में बैठ गया, वो चला जाता। यानी पूरे 6 महीने तक उसने बैच लगाया था। और मैंने नोट की थी ये चीज़, सर को भी बताया था मैंने, और उस भर्ती के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो टीचर है। रियल घटना बता रहा हूँ, खुद ने देखा था, बिना कॉपी पेन के आता था, दिमाग में जो करा दिया वो फीड करता था। कोशिश ये करनी है, जो कर रहे हैं ना वो दिमाग में साथ साथ फीड करो। मैंने 4 दिन हो गया, आपको लिखवाया है क्या? कुछ नहीं लिखवाया। सर भी कह रहे हैं साथ साथ लिखो, लेकिन मेरी ये आदत है बच्चे को याद करवाना है। पहले याद हो गया ना, लिख खुद लेगा, घर जाके लिख लेगा भी आज मैंने संविधान का क्या किया है। अगर पहली क्लास मैथ की है, दूसरी संविधान में मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बाकी 2 आगे लिखा रहे हैं ना, तो इससे आपके दिमाग का पता चलेगा। आगे 2 वालों का भी आपने लिख लिया, मेरे वाला लिखा नहीं। और घर जाके अगर लिखोगे, अगर जो दिमाग में बैठ गया वो लिखोगे, याद रहेगा, वही लिखोगे। इसलिए लिखवा भी दूंगा, सर ने भी मेरे को कहा भी आप साथ साथ लिखवा दिया करो, तो कल से साथ साथ कर दूंगा। ये एक बता दूं, होम रूल लीग आंदोलन ध्यान से सुनना है। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 14 में। किसकी देन थी? एनी बेसेंट की मुलाकात किसके हुई? इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए किसका सोचा? इसको करने के लिए इनको लोगों की आवश्यकता थी, लोगों को जोड़ना था। लेकिन 1916 के अंदर, अप्रैल 1916 बेलगांव पुन्ना में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कर दिया? आपसे पूछे ना, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? बेलगांव में की। और बेलगांव कहाँ है? पुन्ना में। और पुन्ना कहाँ है? महाराष्ट्र में। सीधा ऑप्शन महाराष्ट्र आ जाए, उत्तर प्रदेश आ जाए, मध्य प्रदेश आ जाए, तो आपको क्या करना है? महाराष्ट्र करना है। और गांव आ जाए तो कौन सा करना है? बेलगांव करना है। और बेलगांव कहाँ है? कब स्थापना की? उसके बाद में एनी बेसेंट ने इसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में इसकी स्थापना कर दी। कहाँ कर दी? मद्रास में कर दी। अब दोनों क्या हो गए? ये अलग अलग हो गए। दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। होम रूल लीग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1914 में। किसकी देन थी? एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी? भारत कब आई थी? वो क्या थी? एक समाज सुधारक थी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें अपने
होम रूल लीग आंदोलन किसकी देन थी? एनी बेसेंट की थी। इसके साथ किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने 2 साल ही साथ दिया। फिर बाल गंगाधर तिलक क्या हो गया? अलग हो गया। अलग होके उसने इसकी होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? बेलगांव कहाँ है? पुन्ना कहाँ है? कब स्थापना की? अप्रैल 1916 में। इसके 5 महीने बाद किसने स्थापना की? एनी बेसेंट ने। कहाँ की? मद्रास में की। और कब की? सितंबर 1916। अब दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग प्रचार करने लगे। बाल गंगाधर तिलक अलग चलने लग गया और ये एनी बेसेंट अलग हो गई। अब एनी बेसेंट थी वो नियम कानून कायदों में रहकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रही थी। तो इसके साथ यानी लगभग लोग जुड़े थे कितने? 27,000। यानी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चलाई थी, उसमें लगभग 27,000 लोग जुड़े थे, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों ने इसको ज्वाइन किया था। होम रूल लीग को किसको किया था? एनी बेसेंट को। किसको किया था? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट की लीग में लगभग कितने व्यक्ति हो गए थे? 27,000। मांग कर रहे थे किसकी? स्वशासन की। किसकी कर रहे थे? स्वशासन की। और नियमों से चल रही थी एनी बेसेंट। अब इसके साथ 27,000 लोग हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके साथ था और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके लीग में शामिल हो गया। अब आगे क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक एक साइड में चल रहा था, एक नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करेंगे। ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। किस लीग में दिया? होम रूल लीग में दिया था। अब एनी बेसेंट क्या हुआ? एनी बेसेंट चली गई कहा? 1917 में। ये बन गई कांग्रेस की अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछे कौन थी? कब बनी थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरीन, लॉर्ड डफरीन था। कांग्रेस की स्थापना होगी, उनके अधिवेशन चलने लगे। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी पहली महिला अध्यक्ष आई थी कौन है? एनी बेसेंट। अब ये तो कहाँ की थी? बाहर की थी। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। कोई नाम बताएगा क्या बेटा? नहीं बेटा, ये नाम सुना होगा आपने, सरोजनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत प्रश्न आते हैं इस नाम से, ध्यान रखना बेटा, याद करना है सरोजनी नायडू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये कब बनी? 1925 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजनी नायडू बनी थी। यूपी में आपसे पूछ लेना भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू है। और भारत की प्रथम महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री ये कौन है? ये नाम सुना होगा आपने, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। पर्सन याद करने हैं बेटा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? प्रथम भारतीय जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी कब बनी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन से राज्य की? भारत की प्रथम महिला सीएम कौन से राज्य की? अपना कौन सा राज्य है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ध्यान रखना बेटा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सीधा ही कर देता हूं मैं, पाटिल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट कब बनी? सरोजिनी नायडू कब बनी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। ये कौन से राज्य के में बने थे? अपना कौन सा राज्य है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब दो चार क्वेश्चन और बता देता हूं, ये चल रहा है तो। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जब बनी थी, कुछ समय बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या बन गई? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई। अब आपसे पूछ ले भी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा। क्या हो गया रे इसके? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा। कोई बात नहीं बेटा, आपको याद करना है, छोटी मोटी कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग भी साफ नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर राइटिंग सुधारो। राइटिंग से का कोई लेना देना नहीं है, दिमाग में प्रश्न बिठाओ। लिखने वाला राइटिंग देखो, जो बच्चा 10वीं 45% लेता है वो 2 साल बाद पुलिस में या कोई जॉब लगता है। 45% बनते हैं, उस समय उसको खूब गाली मिलती है, घर वाले भी कहते हैं, गाँव वाले भी कहते हैं, साथ वाले भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। वही बच्चा आगे जाके अगर RS बने, BA करके IAS बने, तो पर से आप सुनते होंगे भी IAS बना हुआ है, उसका 45% है, किसी के 40% है, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती है। राइटिंग मैंने बोल दिया, ऑनलाइन वालों को बोल दिया भी मैं सुधारूंगा, लेकिन आपकी याद हो रहा है ना बेटा? समझ में आ रही है ना क्लास? कोई समस्या तो नहीं है? याद करना है बेटा। प्रथम महिला कांग्रेस की राष्ट्रपति को ये एनी बेसेंट, कांग्रेस की अध्यक्ष। दूसरी में जो प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन से राज्य की थी? भारत के बाद में अपने राज्य राजस्थान है, राजस्थान की प्रथम महिला प्रधान ये मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। भारत राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कंफ्यूज नहीं होना है, घुमा के पूछ रहा हूँ आपसे, पहले बता दिया राज्यपाल, अब पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग को एक्टिव रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति ये राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बताएगा? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी, श्री माओ भंडार नायके। क्या नाम था? श्री माओ भंडार नायके। महिलाएं महिलाएं बता रहा हूं आपको मैं, 10 महिलाएं बता दी ना, आपको तो याद करना ही, आपका डिपार्टमेंट बता रहा हूं। विश्व की प्रथम महिला PM, यानी PM का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री। कहां की बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। नाम क्या था? श्री माओ भंडार नायके। कोई सा भी नाम याद कर लेना, चाहे भंडार कर लेना, चाहे नायके कर लेना, चाहे माओ कर लेना। पेपर में अगर आपके नाम याद है तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। अब महिलाओं के जो प्रश्न बताए हैं एक बार रिवाइज करना है, बोलना है, फिर लिखवा दूंगा। हाँ, इसको प्रधानमंत्री बोला है बेटा? नहीं बोला बेटा, पहले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोला था, जो पीछे लिखा हुआ है। कहाँ गया रे? ये बोला था बेटा मैंने। अब बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना सारी चीज। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की पूछ रहा हूं बेटा, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री
सुचेता कृपलानी। अब राजस्थान पे आ जाओ, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, कोई दिक्कत है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी, कौन बनी? पर्सन याद हो रहे हैं क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की सरोजनी ये एनी बेसेंट 1917 में। और प्रथम महिला जो भारतीय बनी थी सरोजनी नायडू 1925 में। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। समझ रहे हो ना? नोट करो सारी चीजें, कॉपी पेन निकालो। कहां तक करवाया है मैंने? 61 तक कराया, 58 तक कराया? लिखवाया नहीं था क्या बेटा? दिखा दे, कॉपी दिखा दे, कहां तक करवाया है? ठीक है, हेडिंग डालो ब्रिटिश ताज का शासन। जिसने नहीं लिखा है उनको बता रहा हूं, ब्रिटिश ताज का शासन। हाँ, जिसने नहीं लिखा, लिखा है वो भी वापस लिख लो, याद हो जाएगा रफ कॉपी में। 18 यानी ब्रिटिश, क्या लिखा है बेटा? ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रैकेट में नीचे लिख दो या आगे लिख दो 1858 से 1947। 1858 से 1947। नेक्स्ट लिखो 1858 का भारत परिषद, हाँ सॉरी, भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम ये कैसे बना था वो भी बताया था ना मैंने आपको। पहले तो परिषद लिखवाया था बेटा यार। ऐसे याद करना है आप लोगों को, देख लो नौकरी लगना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। लिखो 1858 का भारत शासन अधिनियम। डाल ली क्या हेडिंग? लिखो इसमें, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में, इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा ही लिख लेना, BEIC कर लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं सीधा ही लिखवा रहा हूं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, ये समाप्त कर दिया गया। शासन का समस्त उत्तरदायित्व, यानी भारतीय शासन का, भारतीय कर लो, भारतीय शासन का समस्त उत्तरदायित्व किस पे आ गया? समस्त उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से, समस्त उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज, ब्रैकेट में कर देना महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया, महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत भारत में, इस एक्ट के तहत भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के तहत भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट लगाते जाना या वो करते जाना डैश डैश करके। नेक्स्ट लिखो, पहली बार भारत में, पहली बार भारत में राज्य सचिव, अंडरलाइन कर लेना, राज्य सचिव ओब्लिक
ऑब्लिक मतलब ऐसे डंडा, भारत सचिव, राज्य सचिव ऑब्लिक भारत सचिव ऑब्लिक भारत मंत्री, तीनों एक ही पद के नाम है। अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं, ध्यान रखना, समझाया हुआ है और भी समझा दूंगा, एक बार नोट कर लो। राज्य सचिव, भारत सचिव और भारत मंत्री पद का सृजन किया गया। राज्य सचिव, भारत सचिव, भारत मंत्री पद का सृजन किया गया। जो ब्रिटिश संसद का, जो ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री होता था, जो ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री होता था, यह ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी, यह ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था बेटा? भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। भारत का पहला राज्य सचिव या भारत का पहला भारत मंत्री। आप पीछे क्यों बैठे हो बेटा? से सही हो क्या? आवाज आ रही है क्या? आज ही आया क्या? आपके साथ है? कहां से आए हो बेटा? है हिरनावाड़ी से हो? किस चीज की तैयारी के लिए? रीट की? पहले कोचिंग कर रखी है मतलब? रीट वाले तो ये आ रहे हैं, आपने कोचिंग कर रखी है क्या? नहीं की है? चलो एक बार लिख लेते हैं फिर बात करते हैं ना। भारत का पहला राज्य सचिव लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत गवर्नर, भारत के गवर्नर, इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। क्या बना दिया गया बेटा? वाइसराय बना दिया गया। अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन कब किया गया और क्या बना दिया गया? पर्सन एक वो कई बार लिखा आ सकता है, भारत का गवर्नर जनरल आगे लगा देंगे वाइसराय, दोनों एक साथ भी दे सकता है, लेकिन गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ गया? वाइसराय आ गया। किस एक्ट के तहत आया? 1858 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट लिखो। इस एक्ट के तहत, सॉरी वो लिखो, भारत का प्रथम वाइसराय लिखो। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड बेटा, याद रखते हो आप, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। नीचे लाइन लिख दो। इसे, किसे मतलब? लॉर्ड कैनिंग को। इसे या ये ऐसे लिखो, लॉर्ड, इसने भारत के अंदर, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने भारत के अंदर, पूरा लिख लो, लॉर्ड कैनिंग ने भारत के अंदर मंत्रिमंडल व्यवस्था की, मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की। मंत्रिमंडल समझते हो ना? समझाया थी बात था आपको। मंत्रिमंडल क्या होता है बेटा? मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मतलब जैसे लोकसभा का भारत में चुनाव होता है ना, कितनी सीटों पे होता है? लोकसभा की लगभग 545 सीटें हैं और 530 सीटों पर चुनाव होता है। उस चुनाव से यानी जो सांसद है वो सांसद बन के कहाँ जाएंगे?
संसद में जाएंगे। अब जो लगभग 530 संसद में गए, एक पार्टी यानी 530 में से 2 पार्टियां होगी या 3 पार्टियां होगी, जीतेगी कौन सी? एक ही पार्टी जीतेगी। उनमें से मान लो बीजेपी जीत गई, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बीजेपी जीत गई और बीजेपी के सांसद कहाँ चले गए? संसद में चले गए। अब जो जीते हुए हैं ना, मान लो 200 300 प्लस है जो जीते हुए हैं, उनमें से वो मंत्री क्या करेंगे, वो सांसद क्या करेंगे, अपने से एक नेता चुनेंगे, जैसे प्रधानमंत्री निकालेंगे। अपना प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी जो सांसद गए हैं वो अपनों में से चुनाव करेगा। चुनाव तो बीजेपी में क्लियर है कि भारत का पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अब वर्तमान भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू और जो भारत के जो सांसद गए हैं उनके बीच में कड़ी कौन सी आ गई? प्रधानमंत्री की आ गई। अब प्रधानमंत्री अपने नीचे कुछ मंत्रियों का गठन करेगा, एक मंत्री परिषद बनाएगा। वो मंत्री परिषद भारत के प्रधानमंत्री के मार्फत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देगी। यानी जो भी काम करना है, जो भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, वो मंत्री परिषद होती है ना। इस मंत्री परिषद का जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग को मंत्री परिषद का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। ध्यान रखना, आप समझ रहे हो ना? मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना बेटा। एक तो भारत का वायसराय पद का सर्जन हुआ, कौन सा व्यक्ति वायसराय बना, ये चीजें याद रख लेना। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत भारतीय परिषद का गठन हुआ। इस एक्ट के तहत, थोड़ा जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है अपना। इस एक्ट के तहत भारतीय परिषद का गठन हुआ। गठन कर दिया। कितने, इसमें कितने सदस्य थे? भारतीय परिषद में सदस्य, नीचे लिख दो, भारतीय परिषद में सदस्य 15। अगर 15 ऑप्शन में नहीं होगा बेटा, क्या बताया है? 16वां कौन जुड़ेगा इसके साथ? राज्य सचिव या भारत सचिव। कौन जुड़ेगा? राज्य सचिव या भारत सचिव जुड़ गया तो 1 प्लस क्या हो गए? 15 बराबर 16। ऑप्शन अगर दोनों साथ में है ना, 15 और 16, तो आपको क्या करना है? 15 करना है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं है और 16 ऑप्शन में है तो 16 करना है। या क्वेश्चन में ये देगा, राज्य सचिव की सहायता के लिए जो भारतीय परिषद बनी थी उसमें राज्य सचिव सहित कितने सदस्य थे? तो आपको पता है भारतीय परिषद में कितने सदस्य हैं? 15, और 15 और 1 16। तो भारतीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट अंतिम बिंदु लिख लो, 1858 के एक्ट को नए वालों को समझाया नहीं है, समझा दूंगा। समझा दिया तो याद हो जाएगा। ये बच्ची अपने आप लिख रही है, मेरे से पहले लिख रही है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ उससे पहले ये लिख रही है। तो इस तरह से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत, क्या लिखा है? 1858 के एक्ट को ब्रिटिश संसद में, 1858 के एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति, यानी पेश करने वाला व्यक्ति लिख लो आप, ब्रैकेट में पेश कर लेना। 1858 के एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित या पेश करने वाला व्यक्ति कौन था बेटा? पामस्टन था। पामस्टन था। मंगीत याद रख यार, ये साथ साथ लिख रही है, आगे है तेरे से, तेरे को पुलिस में लगना है, ध्यान रखना। कंपटीशन बनाओ एक दूसरे के साथ भी, मेरे को इससे आगे जाना है, मेरे को इससे आगे जाना है। एक कभी नकल नहीं करनी है, पेपर होना, मैं तो लिखित में पेपर लूंगा, सीधा बता रहा हूँ आपको। जो RS वाले लिखते हैं वैसे लिखवाऊंगा, बाकी सर अन्य जो लेंगे ना वो आपको पेपर देंगे। तो एक दूसरे को कभी बताना नहीं, अगर बताओ तो गलत बताओ। मैं इस भर्ती में लगा था ना, मैंने, यानी मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग थी, 45 क्वेश्चन मैंने किए थे, लगभग 3 से 4 मिनट में किए थे। 45 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, 45 के 45 सही हुए। उसके बाद में मैंने GK किया, लगभग 50 मिनट में मैंने पेपर कर दिया। 50 मिनट में पूरा पेपर कर दिया मैंने। फिर ऑनलाइन पेपर था, पास में एक बैठा था लड़का मेरे पास, अब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैंने उसको बोल दिया पहले तू ये बता भी, मेरे को जो क्वेश्चन आ रहा था वो मैंने पूछ लिया, उसने गलत बता दिया। तो उसको मैंने 7 से 8 क्वेश्चन बताए, सारे गलत बताए। वो गाली देगा तो देगा मेरे को,
ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन बताए, सारे ही गलत बताए। मेरे क्वेश्चन 100 में से सही हुए थे 97, और नेगेटिव मार के करके 96 रह गए थे। 5वीं रैंक आई थी मेरी बीकानेर मंडल के अंदर। समझ रहे हो ना, किसी को सही नहीं बताना है। पेपर दो उस समय नकल भी नहीं करनी है, नकल करो तो अकल से करनी है। पहले अगले से वो प्रश्न पूछो जो हमें आ रहा है, वो उससे पता चल जाएगा ये सही है या गलत है। समझ रहे हो ना। अब तो नकल का टाइम ही नहीं रहा, पहले नकल चलती थी, आगे पीछे देखते थे, सर डांटते थे, वो चीज़ अब नहीं है। अब बच्चे अपने आप से मतलब रखते हैं, तो इसलिए आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो, एक दूसरे से आगे निकलना है, ऐसी तैयारी करनी है अपने को। समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट एक्ट लिखो 1861 का। ये एक्ट पूरा हो गया बेटा, 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट लिखा हुआ है क्या? लिख लिया? इसमें लिखो, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है बेटा, IMP इंपॉर्टेंट लगा के अंडरलाइन करना है। इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। और किया किसने बेटा? आगे लिख देना, लॉर्ड कैनिन। विभागीय प्रणाली का जनक था लॉर्ड कैनिन। विभागीय प्रणाली समझते हो क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक बार लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था ना खुद अपने अंडर में, यानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही शासन करेगी। अब वो चली गई, उससे भारत वाले दुखी हो गए। विभागीय प्रणाली का मतलब ये अलग अलग विभाग बना दिए गए। विभाग समझते हो कौन कौन से? जैसे शिक्षा का, और रेलवे अलग कर दिया, और किसका? वन विभाग अलग कर दिया, वेरी गुड। और मांगी खनन विभाग, कृषि विभाग, यानी ये सारे विभाग बना दिए किसने? ब्रिटिश ताज ने। ब्रिटिश ताज के शासन में महारानी विक्टोरिया ने, यानी भारतीयों को खुश करने के लिए बहुत प्रयास किया। मतलब भारत पहले सोने की चिड़िया थी, सुना है ना आपने। अंग्रेजों ने पूरा खराब कर दिया भारत को, तो लोभ देते थे। अब उन्होंने क्या, हमने विभागीय प्रणाली बना दी, अब आपको भर्ती करेंगे। जैसे प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करा दी 1853 में, ICS की, प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर को बना दिया। उन्होंने खुश करने के लिए ये किया सब कुछ। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1861 के एक्ट के तहत हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड कैनिन ने। विभागीय प्रणाली का जनक नीचे ब्रैकेट में लिख देना, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत वायसराय को, इस एक्ट के तहत वायसराय को गैर निर्वाचित भारतीय सदस्यों को, गैर निर्वाचित या ब्रैकेट में लिख देना गैर सरकारी, दोनों ही आते हैं, गैर निर्वाचित या गैर सरकारी। इस एक्ट के तहत वायसराय को गैर निर्वाचित या ब्रैकेट में कर देना गैर सरकारी भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। गैर सरकारी या गैर निर्वाचित भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड कैनिन ने 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया। इंपॉर्टेंट लगा के लिख देना, ध्यान रखना। लॉर्ड कैनिन ने 3 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया। पहला कौन था? बनारस का राजा, दूसरा पटियाला का महाराजा, और तीसरा ग्वालियर का राजा। जो लिख रहे हो ना, बनारस का राजा कौन था वो जगह रख लेना कॉपी में। पटियाला का महाराजा कौन था और ग्वालियर का राजा कौन था, तीनों लिख लो। बनारस का राजा कौन था?
देवनारायण सिंह, बनारस का राजा देवनारायण सिंह, पटियाला का महाराजा नरिंदर सिंह या नरेंद्र सिंह कर लेना, नरिंदर, ये लिखा हुआ आ सकता है नरिंदर सिंह, ये ध्यान में रखना, नरिंदर सिंह ब्रैकेट में नरेंद्र सिंह कर लेना। बनारस का देवनारायण है जी, बनारस का राजा देवनारायण, पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह और ग्वालियर का राजा सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। नोट्स बनाना बेटा, इसके प्रॉपर बना लेना ना, तीनों लिख लो, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, ग्वालियर का राजा। लेकिन मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए हैं। अगर कोई बड़े स्तर का पेपर दोगे ना, जैसे ये रीट वाले हैं, वो पीछे रीट वाला है, या एसएससी सीजीएल वाले हैं, उनमें इनके नाम पूछे जाते हैं। तो ब्रेक यानी तीनों को ऐसे करके इंपॉर्टेंट बना देना, IMP इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लिखो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक नाम लिखो, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये क्या है बेटा, पोर्टफोलियो? वेरी गुड। क्या है रे पीछे मंगी, पोर्टफोलियो क्या है? आगे लिख दो, विभागों का या विभागों की अलग अलग व्यवस्था, यानी विभागों का विभाजन कर दिया, जैसे अभी आपने बताया था पोर्टफोलियो। सीधा पूछेंगे पोर्टफोलियो का मतलब, पोर्टफोलियो किस एक्ट में आया, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। पोर्टफोलियो का मतलब हुआ है विभागों का विभाजन, किस एक्ट के तहत आया? 1861 के एक्ट के तहत आया। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत 3 विधान परिषदों का गठन किया गया, सॉरी 2 कर देना, 2। इस एक्ट के तहत 2 विधान परिषदों का गठन किया गया। कौन कौन सी थी बेटा? 2। पहली लिखो बंगाल विधान परिषद, हाँ ऐसे याद रख, तू तेरे को पुलिस में लगना है, 30 दिन है अपने पास। शाम दाम दंड भेद जो भी नीति है लागू कर ले। आज चलना साथ, वो ले आना, मॉडल पेपर लेके आएंगे, उसको किताब दिला के लाऊंगा आज, इसको और उसको दोनों को, तुम भी चल लेना। रीजनिंग बेटा मेरे पे नहीं है, रीजनिंग है के पूनिया जी, कृष्ण जी। फिर क्या कह रहे हैं वो? रीजनिंग कितने करने वाले हैं आप में से? रीजनिंग करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं शाम को आपको यानी क्लास पूरी होने के बाद भी पढ़ा सकता हूँ, बीच बीच में, यानी सप्ते में 5 दिन पढ़ा सकता हूँ आपको मैं शाम। अगर आप बाद में रुको तो सर से पूछ लेना, आप मेरा मत कहना प्लीज़, क्योंकि वो सोचेंगे भी इन्होंने कहा है। जिसको रीजनिंग पढ़नी है शाम को आपको टाइम दे सकता हूँ मैं, है ना। वो सीनियर है, थोड़ा सा मतलब दायरा है, पर्दा है दोनों के बीच में, तो वो बनाए रखना। नाम अपना ऐसा नहीं है सर ने कहा है तो ये रीजनिंग कराओ, ऐसा अपना कुछ नहीं है। तो अगर पढ़ना चाहती हो तो मैं टाइम दे दूंगा, सर को बोल रखा है मैंने ऑलरेडी भी, मेरे से जो होगा वो मैं करूँगा। चाहे आप रीजनिंग पढ़वाओ, संविधान पढ़वाओ, राजस्थान जी के पढ़वाओ, कुछ भी पढ़वाओ, ठीक है। क्या लिख रहे थे अपने? पहली है बंगाल विधान परिषद, जल्दी जल्दी लिखो, आज पूरा करना है। बंगाल विधान परिषद देश करके कर देना। कब बनी थी? 1862 में, यानी ये बनी तो 1862 में है, लेकिन अधिनियम पूछेगा इसका कौन सा है? 61 का है। दूसरी लिखो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में खैबर वाला क्षेत्र है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, आगे विधान परिषद कर देना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो अपने राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान, उसके साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 5। पाकिस्तान के कितने लगते हैं? 9। तो ये ध्यान में रखना है। खैबर जो क्षेत्र है, जो वर्तमान ये उत्तर पश्चिम लिख रहे हैं ना, ये उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहाँ थे? भारत में थे। तो आप लिखो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बना था 1886 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बना था 1886 में। तीसरी जो करेंगे वो अगले एक्ट में करेंगे अपने,
नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत पहली बार वायसराय को, इस एक्ट के तहत पहली बार वायसराय को अध्यादेश, अंडरलाइन कर लेना, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली। अध्यादेश यानी अंडरलाइन कर लेना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति कब मिली? 1861 के तहत। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक्ट कौन सा है 1861 के बाद में? नेक्स्ट लिखो 1892 का एक्ट। इसमें एक स्टेप में 2 लेने और लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट लगा के लिख देना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। नेक्स्ट लिखो 1883, 1873 करो, 1873, 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सॉरी, इसमें ये लिखो, काट के लिखो बेटा। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आपको कभी भी भारत से पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कहा गया क्या है? पूर्णतः भारत से कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि पूर्णतः भारत से कभी भी समाप्त कर सकते हैं। 1884 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट लिखो 1892 का एक्ट। 1892, इस एक्ट के तहत, जल्दी लिखो थोड़ा, 5 मिनट और है अपने पास। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय, इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर निर्वाचित सदस्यों के लिए, गैर निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अंडरलाइन कर लेना बेटा, गैर निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई। दूसरा क्या था? इस एक्ट के तहत बजट पर बहस करने की, नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत, बजट को अंडरलाइन कर लेना, इस एक्ट के तहत बजट पर बहस करने की तथा प्रश्न उत्तर करने की, तथा प्रश्न उत्तर करने की शुरुआत हुई, प्रश्न उत्तर करने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट लिखो, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत 1897 में, 1897 में विधान परिषद का, पंजाब विधान परिषद का, पंजाब विधान, मैंने बताया ना 3 विधान परिषदें हैं।
पहली बता दी बंगाल, दूसरी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और तीसरी पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया। अंडरलाइन कर लेना बेटा, पंजाब विधान परिषद कब इसके किया? 1897 में गठन हुआ। नीचे नोट लगा के लिखो बेटा, नोट 1897, बीच में लिख देना कॉपी के लाइन के 1897, ब्रैकेट में अंडरलाइन कर देना इसको, लाइन के बीच में लिखना है 1897, अंडरलाइन कर देना इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897, डैश लगा के नीचे कर देना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। दूसरा लिखो, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, अंडरलाइन कर लेना, बिजोलिया किसान आंदोलन। कब चला था ये? 1897 से 1941, 1897 से 1941। नोट लगा के लिखना है बेटा, ध्यान रखना ये बात। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपने कल लिखेंगे 1905 से लेकर आज तक जो किया है वो कंप्लीट करवा दूंगा। पीछे वालों जो आप नए आए हो वो पीछे इनके कॉपी ले लेना, पीछे वाला लिख लेना, और समझा मैं बाद में दूंगा, क्योंकि आपके लिए उसमें बहुत चीजें हैं, रीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस बच्ची से ले लेना आप कॉपी, राइटिंग बढ़िया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आओ सर। हैं? 30 नहीं आएंगे बेटा, राजस्थान पुलिस के अंदर सर, राजस्थान पुलिस के अंदर 60 क्वेश्चन